तो जैसे जैसे जेन नेक्स्ट आ रहे हैं तो इनको ये पता है कि मुझे सोना तो लेना चाहिए, बट मैं जाऊं लेऊं। अब अगर उनको एक ऐप पे अगर मिल जाता है तो आई थिंक सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है, और इसी की वजह से नई जेन एक्स धीरे धीरे गोल्ड की तरफ ज़्यादा लुक्रेटिवली देख रहे हैं। जैसे हमारी कंपनी है भारत बटुक, जो बटुक ऐप है, जो भी व्यक्ति उसमें सोना खरीदता है, चाहे 1000 का, 2000, 10,000, 1 लाख, जो आपको रिसिप्ट मिलता है, जीएसटी रिसिप्ट, वो आपको रिफाइनरी से मिलता है, और रिफाइनरी को उसको इमीडिएटली उतना फिजिकल गोल्ड एलोकेट करके रखना पड़ता है। आप देखिए ईटीएफ हो गया या मल्टी कैप आपने बोला, उसमें एक निर्धारित परसेंटेज होता है जिसमें, पर हम बोलते हैं कि आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें और एसआईपी के थ्रू गोल्ड इकट्ठा करें। अब आप ताजुब करोगे कि यूएस डॉलर 100 साल का हो चुका है। अब अगली करेंसी कौन सी? नमस्कार अजय जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। आई हैव ऑल्सो ट्रैवल्ड। इस बार पहली बार हो रहा है कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि आप कहीं और रहते हैं, मैं कहीं और रहता हूँ, और कोई और इंटरव्यू कर रहा होता है। तो ये पॉडकास्ट हमने थोड़ा यूनिक सा किया है। तो आपका स्वागत है यहाँ पे, एंड थैंक यू। अजय जी का मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ। अजय जी डायरेक्टर हैं केडिया कमोडिटीज़ के। 25 साल का इनका अनुभव है कमोडिटीज़ में, और जो भी अजय जी कमोडिटीज़ को लेके बात करते हैं, आज पूरी भारत में ही नहीं, इंडिया में जो है, विश्व में भी इनकी बातों को बहुत गहराई से लिया जाता है। और इनकी जो भविष्यवाणी है, मैंने ये देखा है छोटे से समय में, काफ़ी हद तक वो सही होता है। और मैं को फाउंडर और सीईओ भारत बटुक डिजिटल लैब का रिप्रेजेंटेटिव। इस विशेष डिस्कशन में वी हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग कमोडिटीज़ एट लेंथ, कि कैसे डिजिटल गोल्ड या गोल्ड या सिल्वर कैसे गेम चेंजर बनेगा आने वाले समय में। तो शुरुआत करते हैं अजय जी। बेसिकली मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप तो 25 साल से कमोडिटीज़ के एक्सपर्ट थे। अभी उसके बाद आप गोल्ड और सिल्वर के बारे में बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन 25 सालों में क्या चीज़ें चेंज हुई है डिजिटल गोल्ड या सिल्वर के, स्पेशली मेटल में, जो भारतवर्ष में विद द चेंजिंग टाइम्स जो चेंज हुआ है? नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया। और देखिए, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है इंडिया में, जो ऐसा नहीं कि गोल्ड अचानक से कोई आई और आज एक फोमो बना हुआ है, गोल्ड लाख रुपए हो गया, चांदी लाख के ऊपर हो गई। मुझे याद आता है कि अगर हम बचपन में रामायण देखते थे तो उसमें सुनते थे कि रावण के पास सोने की लंका है, सीता माता जंगल में जाती है तो सोने के मृग की बातें होती है। तो गोल्ड हमारे ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ है। दूसरा, आज घर में जब बच्चा भी होता है तो सबसे पहले हमारे इसमें रिवाज होता ही है कि बच्चे को चांदी की चम्मच से गुट्टी पिलाई जाती है। बिल्कुल सर। या अगर घर में लक्ष्मी आती है तो सबसे पहले कान में चांदी की बाली दी जाती है। तो कहने मतलब हमारे रिचुअल्स में सोना बचपन से ही गया हुआ। और फ्रैंकली बोलता हूँ, पिछले 25 साल में मैंने इंडिया में किसी को सोना बाय करते हुए देखा ही नहीं है। मैंने हमेशा देखा है कि जनरली सोना हम कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे अक्षय तृतीया, धनतेरस, हमने सोना बाय किया और तिजोरी में डाल दिया, क्योंकि रिचुअल्स में हमको बताया गया सोना चांदी लो, बट उसको बेचने मत आओ। लेकिन हाँ, पिछले 10-12 साल से हमने एक हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन जैसे से मिली, अरे यार ये भी तो एक अच्छा असेट क्लास है। पहली बात, हमारे प्रोडक्ट ही नहीं थे, बट हाँ पिछले 25 साल की अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब सोना चांदी एज ए असेट क्लास नहीं हुआ करता था। अब डिजिटल माध्यम से सोना चांदी अवेलेबल है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पे हम फ्यूचर्स भी देख रहे हैं, फिर ETFs है, डिजिटल गोल्ड है। तो काफ़ी इनोवेशंस आया, रेगुलेटर ने, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा कि लोग सोना कंज्यूम कर रहे हैं शादी ब्याह के लिए, लेकिन जब निवेश करने की बात आती है तो प्रोडक्ट ही नहीं हमारे पास। लेकिन हाँ, 25 साल में बहुत काम भी हुआ है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब हर घर में हम बोल सकते हैं गोल्ड लेने की बात हो रही है, कंज्यूम वाली बात नहीं है, लेना है। क्योंकि जब हम लेते हैं कोई चीज़ तो रिटर्न के बाद उसको बेचा भी जाता है, और अभी देखते हैं रिटर्न भी बहुत बढ़िया बन रहा है। आपसे क्यों लेते हुए, बेसिकली अगर आप देखेंगे जो प्लेटफॉर्म हमने किया है, हम आज भारत के हर एक व्यक्ति को
100 रुपये में बोल रहे हैं आप सोना पोजेस कर सकते हैं। जो आम तौर पे अगर आप देखें अजय जी, अगर आज कोई सोना खरीदने जाता है तो 5-10 हज़ार के नीचे अगर वो ज्वेलर के पास जाता है तो उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आज अगर बटुक अगर कोई यूज़ करता है, डिजिटल माध्यम से ख़रीदना चाहता है, तो इवन गांव के लोग भी 100 रुपये में डिजिटल गोल्ड ख़रीद के उसको इकट्ठा करके एक मिनिमम क्वांटिटी तक पहुंच के उसको फिज़िकल में कन्वर्ट करके ले सकता है। तो जो टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, ये इनोवेशन मतलब देख रहे हैं, हम लोगों ने खुद देखा है कि एवरी डे देयर इज सम चेंज इन टेक्नोलॉजी और दी अदर। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन उसको सेविंग के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे अभी तक जितने भी भारत में गोल्ड इन्वेस्टर हैं या गोल्ड परचेज़र हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें मैंने एक चीज़ देखा, एक तो टेक्नोलॉजी ने एक हम बोल सकते हैं डिस्ट्रप्शन आप लाने का काम कर रहे हो। बिकॉज अब तक मैंने देखा, मैं बहुत जगह जाता हूँ तो मुझे दिखता है प्रॉपर्टी का एडवाइज़र जो हमें प्रॉपर्टी के बारे में बताता है और प्रॉपर्टी हमें बेचता है। मैं म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र देखता हूँ, लेकिन इंश्योरेंस का भी एडवाइज़र है, लेकिन सोने के लिए नहीं है। आज सोना मुझे अगर बाय करना है तो मुझे कोई एडवाइस करने वाला नहीं है। तो अभी स्कोप बहुत ज़्यादा, और डिजिटल डिस्ट्रप्शन से क्या हो रहा है कि आज इंडिया की जो आय अगर हम बात करें तो करीबन $2800 के आसपास है पर कैपिटा में। लेकिन अगर जैसे हम 2 टायर में जाते हैं भारत की तरफ, मैं ज़्यादा करके 2 टायर नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इंडिया वर्सेस भारत जी। तो इंडिया में तो मुंबई, दिल्ली ये सब सिटी आती है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 टायर सिटीज़ में आज भी सोना लेकर कोई पहुंचा ही नहीं है। तो मुझे लगता है यस, आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आदमी की आय बहुत ही मतलब लिमिटेड होती है, वहाँ पे भी अगर आप जैसे बता रहे हो 100, 200, 500 रुपये भी निवेश करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि सोने से लगाव तो बचपन से है ही, अब लेने के लिए भी अगर हमारे पास डिजिटल माध्यम से बटन दबाकर अगर आ रहा है और हम निवेश कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली बहुत स्कोप है इंडिया में। और इंडिया में तो सोना आई थिंक किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपसे बेसिकली अगर आप देखें, बहुत अच्छा बोला आपने, ये बहुत हम भी डिस्कशन करते थे कि लेकिन आज शायद आपके सामने बैठे तो हम पब्लिकली ये बोल पा रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, आज इंश्योरेंस हैं, एमएफडीज़ हैं, बट गोल्ड देने के लिए आम लास्ट कंज्यूमर को कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन मैं जनता को भी देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि हम एक पहली प्लेटफॉर्म है जो B2B कर रहे हैं, जो हम पार्टनर्स को एम्पैनल कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर को जाके वो डिजिटल गोल्ड के माध्यम से गोल्ड पोजेस कराएंगे। तो रियल एसेट एलोकेशन की जो आप बात करते हैं आज कि भाई 100 रुपया है उसमें एसेट एलोकेशन करना है, तो ETF और गोल्ड फंड ऑफ फंड के अलावा अगर आप देखें सिल्वर का कोई खास प्रोडक्ट है नहीं। तो हमने देखा कि अगर एसेट एलोकेशन आप करना चाहते हैं तो क्यों ना आप पार्टनर लेके जाएं उनके पास, जो कि उन पे विश्वास टिका हुआ है। आज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका एक विश्वास बना हुआ है, काफ़ी समय से वो पैसा मैनेज कर रहे हैं लोगों का। तो हैविंग सेड दिस, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म को B2B बनाया कि एक और प्रोडक्ट आ गया, आप जाके कस्टमर को शोकेस करें। तो आपकी बात जो है वो मतलब हम कभी बता नहीं पाए, आज आपने बताया तो पब्लिक फोरम में हम ये बहुत जवाबदेही के साथ ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम B2B करना चाहते हैं जो अल्टीमेटली कस्टमर को बेनिफिट होगा, ताकि वो गांव-गांव, घर-घर, पूरे भारत में ये डिजिटल गोल्ड पहुंचे। बिल्कुल। तो एक सवाल था सर मेरे से आपसे कि बेसिकली अगर देखेंगे आज के डेट में, मतलब पीढ़ियों सदियों से चलता आया है कि सोना हाथ में होना चाहिए। ये हमारा माइंडसेट है कि जब तक सोना को वो फील नहीं किया, जब तक टच नहीं किया, देखा नहीं, तो बट अब जो आप देख रहे हैं इधर 5-7 साल से बदलाव देख रहे हैं, ना कि सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पेमेंट में भी आ गया। आप कैसे ख़रीदारी करते हैं उसमें भी डिजिटल बहुत है। आप घर बैठे रात को खाना खाना है तो आपको सोचना नहीं है, आप जोमेटो स्विगी करें और तुरंत आ जाता है। तो ये जो माइंडसेट चेंज का है, ये आप कैसे देख रहे हैं फ्रॉम होल्डिंग अ गोल्ड फिजिकली टू बाइंग डिजिटली एट योर डोर स्टेप एंड एट योर प्लेस? मुझे याद आता है एक सिनेरियो 1994 का, जब मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग स्कूल से जब छूटते थे तो ऑफिस में जाके बैठते थे। तब डीमैट का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया
और वो टाइम पे वो प्रोजेक्ट मेरे को भी दिया गया था कि आप डीमैट के बारे में बताओ सबको। तो वहाँ पे भी यही तकलीफ थी, क्योंकि सब बोलते थे अरे जब शेयर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है तो मेरे पास शेयर है। बट आज जब मैं 25-30 साल बाद देखता हूँ तो कोई फिजिकल में हाथ में सर्टिफिकेट लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे हम देखते थे कि ओरिजिनलिटी है क्या, वहाँ पे बैड डिलीवरीज का इश्यूज होता था, बहुत चीज़ें थी। लेकिन जब डिजिटल आज डीमैट में आ गया, तो चलो मैं एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कोविड से पहले हम ट्रांजेक्शन करते थे तो पैसा लेन देन करते थे। आज आप बोलते मेरे बैंक अकाउंट में लाख रुपया है, मतलब लाओ बताओ किधर है, तो आप बोलते ये पासबुक है या मेरा ऐप है, इसके अंदर देखो उसके बाद। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आया। यूपीआई, आज यूपीआई आने से आज मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं मेरा मोबाइल लेके जाता हूँ, नारियल पानी पीना, स्कैन किया, दे दिया, तो वो विश्वास बढ़ा है। तो आई थिंक पिछले 25-30 साल में मैंने जो चीज़ देखी है, धीरे धीरे देखिए इंडिया जोग्राफिकली बहुत बड़ा है। आज इंडिया के अंदर 27 देश समाते हैं, तो कोई भी चीज़ का जब हम बोलते इम्प्लीमेंटेशन होता दैट विल टेक टाइम। आज 30 साल के बाद हम बोल सकते हैं कि डीमैट हो चुके हैं सारी इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड वर्चुअल है सारी चीज़। तो वैसे ही गोल्ड, अब इसने रैली स्टार्ट की है, मतलब इसने अपनी जर्नी, गोल्ड ने अभी रैली स्टार्ट की है। आज डेफिनेटली आज गोल्ड में इमोशन है, लेकिन अब इमोशन वाला गोल्ड तो आप ले ही लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला गोल्ड तो वो आप डिजिटल माध्यम से लेना। एक अच्छा दूसरा एक चीज़ क्या होता था, पहले सोना लेना है ना तो मेरा पीडीओ वाला ज्वेलर रहता था कि मैं उसके पास ही जाऊंगा लूँगा। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है और नई जनरेशन जो जेनेक्स बोलते हैं हम लोग आए हैं, तो उनको ईज़ ऑफ डूइंग, चाहे हम बोलते हैं ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वैसे ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स। आज आपने जोमेटो स्विगी की बात की, रात को 12 बजे बटन दबाओ आ गया। तो जैसे जैसे जेन नेक्स्ट आ रहे हैं तो इनको ये पता है कि मुझे सोना तो लेना चाहिए, बट मैं जाऊँ लेऊँ। अब अगर उनको एक ऐप पे अगर मिल जाता है तो आई थिंक सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है, और इसी की वजह से नई जेनेक्स धीरे धीरे गोल्ड की तरफ ज़्यादा लुक्रेटिवली देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। करेक्ट। पर अगर आप अजय जी ये देखें, परंपरा रही है गोल्ड, किसी भी जो कोई भी बदलाव किसी हमारे जीवन में होता है, किसी भी भारतीयों का स्पेशली बात करूँगा, तो उसमें हम गोल्ड लेते हैं, या तो हम गिफ्ट के तौर पे देते हैं, कोई इवेंट हुआ, बच्चे हुए, जो ऐसा आपने अभी बताया कि सिल्वर से उनको पहली गुट्टी पिलाई जाती थी। तो हमारा क्योंकि एक ट्रेडिशन रहा है फिज़िकल गोल्ड होल्ड करने का और फिज़िकली उसको लेने का, तो आपको लगता है कि ये माइंडसेट जो आने वाले अगले 5-10 साल हैं, क्योंकि अगले 5-10 साल में जो भारत सरकार बोल रही है ये डिजिटलाइजेशन की, और हम बात कर रहे हैं कि फिनेंशियल इंक्लूजन की, आप देखिए हमारे पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते थे आज से 10 साल पहले भारतीयों के पास। तो सरकार काफ़ी योगदान रहा है इसमें डिजिटलाइजेशन में और फिनेंशियल इंक्लूजन में। ऐसे समय में आपको लगता है, क्योंकि लोग आज फिज़िकली गोल्ड होल्ड करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोगों का माइंडसेट अब चेंज होने वाला है कि भाई इसको सिर्फ गोल्ड लेके तिजोरी में नहीं रखना है, ये एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू हो गया है। आज मैंने 10 ग्राम का गोल्ड लिया, अगर मुझे ज़रूरत है तो अगर मैं पैसा इंस्टेड ऑफ कहीं से बोरो करने का, मैं क्यों ना इसको सेल करके ले लूँ। तो क्या आपको लगता है वो माइंडसेट चेंज होगा या हो सकता है, या आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? तो मुझे लगता है सर कि रादर देन हम इसको इस वर्ड में रखें कि माइंडसेट चेंज हो, मैं बोलता हूँ अब तक सोने को हमने स्टोर ऑफ वैल्यू देखा है, या इनफैक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं देखा, स्टोर ऑफ रिचुअल्स देखा है। आज हम सोना कब बाय करते हैं, हमको अक्षय तृतीया धनतेरस में सोना याद आता है, या घर में शादी है तो याद आता है, कोई फंक्शन है किसी को देना है, चलो यार सोने की गिन्नी दे देते हैं, ये याद आता है। बट सोना एज ए इन्वेस्टमेंट अभी तक याद नहीं आया था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो सोने ने रिटर्न दिया है, मैं एक छोटे से फिगर्स बताता हूँ आपको। 2010 में सोना 20,000 था, सेंसेक्स 20,000 था। 2020 में सोना 50,000 हुआ और सेंसेक्स आप विश्वास नहीं करोगे 47,000 था। और मजे की बात, 2025 में सेंसेक्स 86,000 हुआ और सोना लाख रुपया क्रॉस कर गया। अब ये जो रैली देखने के बाद लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि सोना, जैसे बोलते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो अब लोगों को समझ में, अरे सोना मैं किसी को दे सकता हूँ, मेरे कुछ रिचुअल्स में यूज़ होना ही होना है। बट अगर सोने को मैं रख भी लेता हूँ तो सोने की वैल्यू भी मिल रही है। हाँ, अब ट्रांजैक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, ये डेफिनेट देखिए आज से
100-200 साल पहले हमने सुना है सोने की असरफिया चलती थी कि किसी को भी ट्रांजेक्ट करना आप सोने की कॉइन दे दो और कर लीजिए। इवन अभी भी हम देखते थे कि मैं कालवा देवी यहाँ पे जवेरी बाज़ार है, तो चांदी के सिक्के आज भी शादी में हमने देखा, मारवाड़ी गुजराती में बोलते 2-4 चांदी के सिक्के दो, तो आज भी वो चलन है। लेकिन अब नई जनरेशन को जब उनको एक डिजिटल माध्यम से मिल रहा है कहीं पे भी ट्रांजेक्ट करने में, एक तो पहले बात रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्योंकि सोने ने जो पिछले 10-12 साल में रिटर्न्स दिए हैं उनको देखकर लोगों का रुझान बढ़ा है। एंड सेकेंडली वो एनकेसमेंट होने लग गए हैं। पहले हम सोना लेते थे बट उसको एनकेसमेंट कभी नहीं किया हमने। आज मेरे गले में अगर चैन पड़ी है, सोना लाख हुआ, तो मैं कभी बेचने नहीं जाता या वैल्यूशन करने नहीं जाता। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में अगर सोना पड़ा है और मुझे दिखता है अरे 1 साल में मुझे 40% का रिटर्न दिया है, तो अब मैं ट्रांजेक्ट करना चालू कर दिया हूँ, मैं उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आई थिंक यस, डिजिटल माध्यम से और जो ट्रेडिशनली हम प्रोडक्ट नहीं थे, ये सब के माध्यम से लोगों को एक हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन इसमें बढ़ा है, चाहे वो ट्रांजैक्शन फॉर्म में देख लो, चाहे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देख लीजिए। अजय जी, एक मेरा सवाल है, लोग काफ़ी जगह मैं जाता हूँ और लोगों से, पार्टनर से, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बात करता हूँ, उनका ये सवाल है कि रेगुलेटर नहीं है तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों में रेगुलेटर है। हम लोग तो एक ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप है, अगर आप देखें डिजिटल माध्यम से, रिफ़ाइनरी से हमने 2 बड़े रिफ़ाइनरी हैं जो ऑगमेंट और एमएमटीसी पैम्प, उनसे टाई अप किया है और उनका गोल्ड ही देते हैं। तो हम तो बेसिकली एक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है, एक पास थ्रू व्हीकल है, तो हम इनको क्लाइंट को बेसिकली मिलाने का काम करते हैं, एग्रीगेटर के रूप में। जी, तो लोगों का आज ये कहना है कि मैं इस पे, मेरा सवाल आपसे है कि आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि आज लोगों को मन में शंका होती है कि रेगुलेटर नहीं है तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे डिजिटल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं अगले 2-4 साल में, इसमें भी क्या रेगुलेशन देखते हैं, क्योंकि गोल्ड में काफ़ी रुझान आया है लोगों का, आज सभी गोल्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें डेफिनेटली अगर एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखता हूँ या एज ए सिक्योरिटी देखता हूँ, तो डेफिनेटली इंडिया में रेगुलेटर इसको गौर करता है कि कभी भी जब हम निवेश करते हैं तो सेबी एक रेगुलेटेड बॉडी है। सेबी बोलती है कि जो भी आप निवेश करते हो तो हम उसको, बट मुझे लगता है जैसा भी आपने मुझे बताया कि आप एक एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप रिफाइनर से गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड ज्वेलर्स है, और जिसको भी अगर बाय करना है वो बाय करके आप एक एग्रीगेटर का काम करें। तो जस्ट लाइक एक गोल्ड हम बोल सकते हैं ज्वेलर्स जो है, वैसा ही काम हो रहा है। डेफिनेटली इसको एज ए असेट क्लास देखना चालू हो चुका है, क्योंकि आज आप म्यूचुअल फंड में जाइए, अब तक सोना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर नहीं किया, बट सोना जिस ढंग से रिटर्न दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है, लोगों ने इसकी वैल्यू समझी, इसलिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड आ गया। म्यूचुअल फंड के अंदर 20% कमोडिटी एलोकेशन है, मतलब सोने चांदी का एलोकेशन है, उसको रेगुलेटर इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप बोलेंगे तो सेबी इस चीज़ को देख रही है। तो आई थिंक जब निवेश के लिए ऑलरेडी ये चीज़ आ चुकी है कि आज आप काफ़ी बड़े एएमसीज है जिनके अंदर मल्टी एसेट फंड है और उसमें 10% 20% तक का एलोकेशन गोल्ड, डिजिटल गोल्ड बोलो, ETF बोलो, फंड ऑफ फंड बोलो, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं रेगुलेटर इस चीज़ के ऊपर अपना हम बोल सकते हैं कि विश्वास लोगों को धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अब तक हमने गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट कभी देखा ही नहीं था। तो आज अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखता हूँ तो अब जाकर हमने 2011-12 में देखा ETFs लॉन्च हुए इंडिया में, जबकि मैं अगर सही हूँ तो 2006 में ग्लोबल मार्केट में आई शेयर ETFs लॉन्च हो चुके थे। आई शेयर के जो ETFs आ गए 2005-06 में, और अभी इंडिया में तो अब जाकर हो रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब लोगों ने गोल्ड की ताकत देखी, इन्वेस्टमेंट ये देखा, तो धीरे धीरे रेगुलेटर्स भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं और लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि हाँ। और सोना देखो कोई फिक्टिशियस नहीं है। आज अगर सपोज करो, मैं मेरे काफ़ी शोज़ में बोलता भी हूँ कि देखिए स्टॉक जीरो हो सकता है लेकिन गोल्ड ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है हम लोग एक टेंजिबल चीज़ के साथ हम निवेश कर रहे हैं, VCPs बने हुए हैं और माइनर्स अवेलेबल है, रिफाइनर्स अवेलेबल है। तो आई थिंक धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने बताया AMC म्यूचुअल फंड्स भी इसमें आ चुके हैं। तो आई थिंक स्ट्रक्चर बनते जा रहा है और स्लोली एंड स्टडीली ऑर्गेनिक वे में ये ग्रो कर रहा है।
बहुत अच्छी बात बोली। दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, आपने जो बोला उसमें बेसिकली अगर आप देखें तो हम डिजिटल गोल्ड तो दे रहे हैं विच इज़ बैक्ड अप बाय फिजिकल गोल्ड। ऐसा नहीं कि डिजिटल दे रहे हैं तो सिर्फ आपको वॉलेट में या पेपर में दिख रहा है, पर वो डिजिटल गोल्ड जो आप खरीद रहे हैं वो डिजिटल गोल्ड बैक्ड अप है रिफाइनरी में बाय फिजिकल गोल्ड। तो जहाँ तक लोगों को ये डाउट और ये शंका होती है कि क्या है ये ज़ीरो ना हो जाए पता नहीं कल को ये, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बैक्ड अप बाय फिजिकल गोल्ड है। एंड इम्पॉर्टेंटली हम डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड कन्वर्जन का भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ऐप के थ्रू, कि आप डिजिटल गोल्ड लीजिए, जमा करिए छोटे छोटे पैसे से, और जब आपको लगता है कि फिजिकल कॉइन लेना है, ज्वेलरी लेना है, वो भी हमने अपने ऐप में दिया हुआ है। तो मैं उसमें, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सपोज मैंने कुछ यूनिट्स परचेज कर लिए जी, अब मुझे फिजिकल चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? मैं बताना चाहता हूँ हमारे ऐप में 5 आइकन्स हैं बेसिकली: डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, ज्वेलरी कॉर्नर, गोल्ड SIP, सिल्वर SIP। तो आप जब छोटे छोटे अमाउंट से जब आप होल्ड करते हैं तो आपके लॉकर में, हमने एक लॉकर बनाया हुआ है अपने ऐप में, तो वो लॉकर में आप कितना गोल्ड होल्ड कर रहे हैं वो दिखता है। तो आप जब भी आपको लगता है 0.1 ग्राम, नॉट 1 ग्राम ऑल्सो, 0.1 ग्राम जब आपके पास इकट्ठा हो जाए, जिसका मूल्य आज 1 लाख के हिसाब से 1000 रुपया हुआ, अगर आपके पास 1000 हो गया, 1 ग्राम का कॉइन जो है वो थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, तो वो अगर आप 1 ग्राम तक 1000 रुपये का SIP किया, या आपने 500 1000 करके इकट्ठा किया, और समझ लीजिए 6 महीने में आपके पास 10,000 हो गया, तो आप ऐप के थ्रू से ही वो 1 ग्राम का कॉइन अपने घर पे मंगा सकते हैं। इन शॉर्ट डिलीवरी है 7 वर्किंग डेज में बड़े शहरों में। गांव कस्बों में ये 10 दिन लगता है, क्योंकि बड़े शहरों में वो जाता है कुरियर से, DTDC से, ब्लू डार्ट से, और छोटे जगहों में इंडिया पोस्ट, क्योंकि सरकारी ये है तो इंडिया पोस्ट से जाता है। ये इंश्योर्ड एंड OTP वेरीफाइड है। मैं क्यों इस बात पे जवाब दे रहा हूँ अजय जी? इंश्योर्ड एंड OTP, आप समझिए आज मैंने कन्वर्ट कराया और मेरे दरवाजे के पास आया और वो स्नैचिंग हो गई, तो वो इंश्योरेंस कवर करता है। जब तक आप OTP से वेरीफाई नहीं करते हैं कि आपने OTP दे दिया और हैंडओवर ले लिया, तब तक वो सेल नहीं माना जाता है, आपको माना नहीं जाता है कि आपने उसको गोल्ड परचेज किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हमारे पास ज्वेलरी कॉर्नर भी है। ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ज्वेलरी में है, मैं कहीं भी जाता हूँ, बहुत सारे सभाओं में मैं एड्रेस करता हूँ, जो रियल मार्जिन आप देखेंगे ज्वेलरी में है आज, वो है मेकिंग चार्जेस में। वही कमाई है, क्योंकि सोना का भाव तो सब प्लेटफॉर्म में करीब करीब एक जैसा ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सोने की आप अगर ज्वेलरी की बात करेंगे, मेकिंग चार्जेस हैं। ऑब्वियसली ज्वेलर मेकिंग चार्जेस लगाएंगे, उनके ओवरहेड कॉस्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना मैन पावर है, सारा चीज़, तो 9 से 25% लगता है, जो कि आज के मूल्य के हिसाब से एक बड़ा पैसा आप दे रहे हैं, लाख रुपया 10 ग्राम के हिसाब से। हम जो है उसी चीज़ को, क्योंकि हमारे पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, हमारे ओवरहेड कॉस्ट नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हमने टेक्नोलॉजी से लाके उसको कॉस्ट काफी कम, 4 से 8% का कॉस्ट पे ले आया। तो बहुत बड़ी, मतलब मोर देन 50% ले आया। तो कोई अगर गोल्ड का चेन भी लेना चाहते हैं, कड़ा भी लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, ऐप पे आए, कैटलॉग है, सेलेक्ट करें, इंश्योरेंस और तो जो मेरे पास सपोज मैंने कोई चेन ली जी, तो वो हॉलमार्क एंड वो सब पूरा, वो सर्टिफिकेट के साथ, वो पैकिंग के साथ, सर्टिफिकेट के साथ आता है सर। वो रिफाइनरीज का सर्टिफाइड रहता है वो, और वो ऑलरेडी जो डिलीवरी है वो सारे टेम्पर्ड प्रूफ, इंश्योर्ड एंड ये रहता है कि वो, क्योंकि ज्वेलरी क्या होता है, जैसे डिजिटल गोल्ड हम 999 का दे रहे हैं, जो कि 24 कैरेट होता है, पर आपको पता होगा क्योंकि उसको बनाने में हम 999 वाला गोल्ड नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें मिक्सिंग करना पड़ता है अगर उसको शेप देना है तो वो 995 का होता है या 9985 का होता है। वो चीज़ वो सर्टिफिकेट में जिस पैकेजिंग में आता है वो ऑलरेडी मैंशनड है, उसको इट कैनॉट बी चैलेंज्ड। अजय जी, मेरे जैसे जो फाउंडर हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि आज डिजिटलाइजेशन होने की वजह से सोना भी जो है वो इंस्टेंट फास्ट होना चाहिए, गूगल पे के जैसा तुरंत होना चाहिए कि, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, या जो टाइम आने वाला है विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरी स्फीयर्स ऑफ लाइफ,
क्या ये संभव है कि डिजिटल सिल्वर, डिजिटल गोल्ड एक गूगल पे जैसा इंस्टेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग खरीद सकते हैं? देखिए संजय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए आज इंडिया में कोई भी चीज़ों को, देखो जोग्राफिकली इंडिया बहुत बड़ा है और एक्सेप्टेंस वो भी गोल्ड के साथ थोड़ा समय लगता है। बट हमने देखा कोविड में जब ऐसा बोला जाता था कहीं बाहर जाओ, स्कैन करो, पेमेंट हो जाएगा। लेकिन पहले सोचा था हार्ड कैश, जब तक कैश को हाथ में नहीं लो मज़ा नहीं आता। बट आज अब देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, अब तो कॉमन हो गया बाहर के शहर में। 2008 में मैं दुबई गया हुआ था। वहाँ पे मैंने देखा कुछ मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट थी। मैंने मेरा कार्ड डाला, बटन दबाया तो मुझे कैश आ गया। वहाँ पे ऑप्शन भी था कि आप अपनी गोल्ड को करंट भाव पे रिडीम कर लीजिए और उसका पैसा ले लीजिए। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में चल रहा है। लेकिन देखिए, अब तक सोने को हमने कभी उस एंगल से ही नहीं देखा। बट जब मुझे दिखता है कि मेरे डिजिटल वॉलेट में या मेरे अकाउंट में, जैसे बैंक अकाउंट में हमारे पास एक ऐप आ गया, ऐप में देख रहा हूँ मेरे पास बैलेंस है, मैंने बटन दबाया और विड्रॉ कर लिया। तो आई थिंक पॉसिबल है कि अगर मुझे ट्रांजेक्ट भी करना है तो आज भी देखिए, हम शादी ब्याह में या किसी बर्थडे में हम ट्रांजेक्ट ही तो कर रहे हैं कि मैंने एक गोल्ड की गिन्नी या एक गोल्ड कॉइन दे दिया और ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन में हो रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली जिस ढंग से यूपीआई एक तरह का बेंचमार्क, एक नया माइलस्टोन किया है कि आदमी हार्ड कैश छोड़कर डिजिटल कैश के ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है जैसे जैसे लोगों को गोल्ड के फीचर्स पता चल रहे हैं कि खाली स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं है, ये साथ साथ में वैल्यू ऐड करता है ट्रांजेक्ट करने में, तो आई थिंक पॉसिबल है। और जैसे डिजिटल युग आ रहा है तो ये चीज़ों को जो ग्रोथ अब तक हमने नहीं देखी थी, अब इंस्टेंटली आ रही है। तो अजय जी, आप फिनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी रिटर्न आया है, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि क्या नए दौर में कहीं ना कहीं सोना पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न या वैल्यू फॉर द सेविंग इन्वेस्टमेंट, जो भी आप बोलें? संजय जी, आप जो पूछ रहे हैं वो थोड़ी सी गंगा उल्टी बह रही है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो सोने ने तो इक्विटी के रिटर्न को भी पिछाड़ दिया है। उदाहरण के तौर पे 2010 में सोना 20,000 था जी, और सेंसेक्स भी 20,000 था। दोनों ने दौड़ एक साथ लगाई। 2020 आते आते सोना हो गया 50,000, लेकिन सेंसेक्स 47,000। लेकिन मज़ा आता है 2025 में, आज हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स ने हाई लगाया 86,000 का और सोने ने 1 लाख का। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अब तक हमको क्या बताया जाता था कि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इक्विटी में पैसा डालना है, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है। लेकिन आज क्यों डालना है मुझे? क्योंकि मेरे को इन्फ्लेशन बीट करना है। लेकिन इन्फ्लेशन होता किससे है? महंगाई बढ़ती किससे? सोने से। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि जब सोने ने इतना बड़ा रिटर्न दिया, आज सोना लाख हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे हैं कि सोना पिछड़ा नहीं, सोना अब सबको समझ में आने लग गया है कि आज इक्विटी में हम ब्लैक मंडे, ब्लैक थर्सडे, ब्लैक फ्राइडे ऐसा सुनते हैं, लेकिन सोना कभी इतना करेक्ट नहीं करता। आज सोना, अगर मैंने एक डेटा पे काम कर रहा था, 25 सालों में एक फाइनेंशियल ईयर में सोना 10% की भी गिरावट नहीं दिखाई है। आज 25 साल में खाली 3 ऐसे इंस्टेंट मिलेंगे आपको जहाँ पे सोना पूरे साल भर में, फाइनेंशियल ईयर में 7-8% की गिरावट दिखाई। जबकि इक्विटी मार्केट तो हम देखें, चाहे हम 2008 का करेक्शन बोल ले, कोविड का करेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है, देखिए मार्केट में अगर शेयर में निवेशक हूँ तो मुझे डर किस चीज़ का लगता है? मार्केट गिर जाएगा, कोविड आ जाएगा तो गिर जाएगा, लड़ाई हो जाएगी तो गिर जाएगा। लेकिन जब भी ऐसा कंसर्न आता है तो भरोसा किस पे होता है? सोने पे। और हमने देखा कोविड में जब इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ तो सोना ही तो बढ़ा। तो मुझे लगता है हाँ, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो सोने ने मुझे सेफ्टी दी है, मेरे को भरोसा दिया है। तो संजय जी, भरोसे की जब बात आती है तो मेरा एक सवाल आपसे है। देखिए, जब भी मैं फाइनेंशियल मार्केट देखता हूं तो हम भी क्लाइंट को क्या समझाते हैं कि देखिए, लड़ाई हो गई, इक्विटी टूटेगा, कोविड हो गया, इक्विटी टूटेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने छींक ली तब भी हमारा इक्विटी टूट जाएगा क्योंकि अब टैरिफ वॉर वाली सिचुएशन लग रही है। बट इन सारे इंस्टेंट में हमने देखा सोना बढ़ा है और सोने में एक विश्वास बढ़ रहा है। तो देखिए, मैं जब फिजिकल ले रहा हूँ, सोना मेरे हाथ में है, इमोशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या डिजिटल में भी वैसा ही भरोसा हो सकता है? अजय जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। तो जहाँ तक भरोसे की सवाल है, देखिए बेसिकली फिज़िकल गोल्ड जो है, आपने बोला भरोसा है,
यहाँ भी उतना ही भरोसा है, सिर्फ लोगों को समझाने की ज़रूरत है। जैसे मैं बताऊँ, जैसे हमारी कंपनी है भारत बटुक, जो बटुक ऐप है, जो भी व्यक्ति उसमें सोना खरीदता है, चाहे 1000 का, 2000, 10,000, 1,00,000, जैसे ही वो पेमेंट करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल होता है, ये बैकअप है बाय फिजिकल गोल्ड रिफाइनरीज़ के वॉल्ट में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कागज़ों में ही दिखा रहे हैं या हम अपने ऐप पे ही दिखा रहे हैं। जो आपको रिसिप्ट मिलता है, जीएसटी रिसिप्ट, वो आपको रिफाइनरी से मिलता है और रिफाइनरी को उसको इमीडिएटली उतना फिज़िकल गोल्ड एलोकेट करके रखना पड़ता है। सो इट इज़ बैक्ड अप बाय फिज़िकल गोल्ड। माध्यम सिर्फ डिजिटल गोल्ड हो गया है फॉर कन्वीनियंस, फॉर ईज़ एंड एज अ वैल्यू। क्योंकि आज एक मेरे को 10 ग्राम खरीदना है तो लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए, तभी मैं खरीद सकता ज्वेलर के पास जाएं, जो आप फील ऑन होल्ड करने की बात करें। लेकिन मेरे पास अगर 1000 रुपये भी है, 500 रुपये भी है, तो मैं आज उसको खरीद सकता हूँ। वो 500 रुपये का गोल्ड भी बैकअप है एट द रिफाइनरी बाय फिजिकल गोल्ड। तो किसी के मन में अगर ये शंका है कि मेरे को क्या ये बैकअप है या फिजिकल गोल्ड के थ्रू है, फ्लाई बाय नाइट ना हो जाए मेरे, क्योंकि ये सब सवाल आते हैं, तो ये बिल्कुल ही लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि आप ये कहना चाहते हैं जैसे मैं म्यूचुअल फंड बाय करता हूँ तो मेरा जो यूनिट्स है वो एएमसी के पास रहता है, या अगर मैं बोलता हूँ मेरे बैंक अकाउंट में लाख रुपया है तो मैं निश्चिंत हो जाता हूँ कि बैंक के पास पड़ा हुआ है। तो सिमिलरली अगर मैं सोना बाय करता हूँ तो ये बिल्कुल रिफाइनर के पास एलोकेटेड है। 100%, ये मैं 100 नहीं 1000% बोलना चाहता हूँ कि जो भी सोना आप खरीदते हैं वो बैकअप है बाय फिजिकल गोल्ड इन द वॉल्ट ऑफ द रिफाइनरी। तो ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई शंका या कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि ये फिजिकल गोल्ड से बैकअप नहीं है। अच्छा जी, मेरा एक सवाल और है आपसे, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ लोगों के बीच में ये चर्चा चलती है, कभी मैं एयरपोर्ट पे रहूँ या वॉक पे जाऊँ या कहीं पे भी दोस्तों से बात करूँ कि सोना 1,00,000 हो गया है। अब लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार कहीं ये मिस तो नहीं हो गया मेरे से, क्योंकि 2000 अगर आप देखें 2020 में ये 50,000 के आसपास था, तो डबल हो गया वहाँ से। तो लोगों को ये फील होता है कि यार मैंने तो ये मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी इसमें पैसे लगाने के। इसमें आपका क्या राय है और इसमें आपका क्या सजेशन है लोगों के लिए? संजय जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपकी शादी कौन से साल में हुई? 2007 में हुई सर। वो टाइम पे सोने का क्या भाव था? 5,500-6 हज़ार मेरे को। वो टाइम पे सस्ता था या महंगा था? उस समय भी लग रहा था महंगा था, जब आय इनकम उतनी थी तो ऐसा। आज जब आप सोने को लाख रुपए पे देखते हैं तब आपको वो पीरियड सस्ता लग रहा था? बहुत, बिल्कुल सस्ता लग रहा था। तो आपको ये लग रहा था वो टाइम पे। तो पहला चीज बिल्कुल कि सोना डबल हुआ, सोने का इनहेरिटेड वैल्यू है ये। आज जिस ढंग से हम जियोपॉलिटिकल टेंशन, डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, डर हुआ सोना बाय करो। कोविड के समय याद करो कि सोना करीबन 36-40 के आसपास था। जैसे ही कोविड अनाउंस हुआ, लॉकडाउन अनाउंस हुआ, डर आया तो सोना 56 हो गया अगस्त 2020 में। तो यस, डर तो लगता है कि सोना डबल हो गया, बट घबराइए नहीं। हम सोने का एक भाई भी है जिसका नाम है चांदी, जिसको इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जो बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड, मतलब जिनके लिए सोना उनको लगता है कि मेरा छूट चुका है, चांदी बहुत पीछे है। देखिए, चांदी ड्यूअल मेटल है, इसमें सोने के भी गुण है और मेटल के भी गुण है। मेटल का गुण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो लेटेस्ट डेटा है उसमें बताया जाता है कि 56% चांदी इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है। बट आज भी हम देखेंगे कि ये सोने के साथ साथ ही चल रही है। तो अब क्या हुआ, 10, 15, 20 साल पहले चांदी सोने के साथ साथ चलती थी, बट अब इंडस्ट्रियल डिमांड आ गई। आज ईवीज में, सोलर पैनल में, क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में, हर जगह चांदी का यूज़ आ रहा है। ये 5वां साल रहेगा कि चांदी की जो माइंस की आउटपुट है उसमें कोई इजाफा हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे समझ में आने लगा कि मैं इस गोल्ड की रैली में छूट चुका हूँ, अब उनका ध्यान चांदी पे आ रहा। अच्छा, एक नंबर और बताता हूँ मैं आपको। 2011 में हमने सोने को हाई लगते हुए देखा था $1920, और आज सोना कहाँ है, करीबन $3400 के आसपास। लेकिन आप 2011 में देखेंगे तो चांदी किधर थी, $50, या 1980 में चांदी कितनी थी, $50। तो आप सोचो आज चांदी किधर है, $35। तो आज भी स्कोप है कि ये $35 वाली $50 हो सकती है।
अब तक हुई क्यों नहीं? वो उसका कारण है कि देखिए चांदी में 56% इंडस्ट्रियल डिमांड है। आज 5 साल पहले हमने क्या देखा? कोविड देखा। कोविड में इंडस्ट्रियल डिमांड कम थी। फिर रशिया यूक्रेन का वॉर देखा। अब मिडिल ईस्ट टेंशन है, चाइना की स्लो इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में इंडस्ट्रियल डिमांड जो थी वो इतनी उभर कर नहीं आई है। अच्छा, अभी जो तेजी आई वो सोने के साथ साथ चली है। डर के बारे जो सोना बढ़ रहा है ना, उसके साथ साथ चांदी चली है। लेकिन खाली सोच के देखिए कि अगले 6 महीने में, अब लड़ाई देखो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। आज इंडिया पाकिस्तान हुआ, खत्म हो गई। ईरान और इजराइल का जो चल रहा था ऑलमोस्ट सीज फायर पे है। रशिया यूक्रेन भी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसे बता रहे हैं कि मैं पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं सब लड़ाई बंद करवा दूंगा। तो सोच के देखिए अगले 2-4-6 महीने में अगर ये लड़ाई बंद हो जाती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी। क्लीन एनर्जी की डिमांड तो देखो बढ़नी है, और इसमें चांदी का यूसेज बढ़ेगा। तो मुझे लगता है जिनके लिए सोना छूट चुका है उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अब चांदी पे आने वाली है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है, तो आपको लगता है कि और क्या विकल्प है, क्योंकि प्राइस इतने बढ़ गए हैं। 1 लाख रुपए एक आम के लिए, जनता के लिए लेना, 10 ग्राम मिलेगा 1 लाख में, ये एक आम जनता के हाथ से बाहर हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप और क्या विकल्प सजेस्ट करते हैं सोने चांदी में जो लोग अपनाएं ताकि इस प्रेशियस मेटल को अपने पास ले पाएं? देखिए बिल्कुल भाव बढ़ चुका है, और जैसे अपने पहले सवाल में हमने बात भी की कि सोने में इतना बड़ा रिटर्न बन चुका है कि आदमी को डर लगने लग गया कि और रिटर्न बनेगा। तो पहला चीज़ आप समझिए, सोना चांदी कंटिन्यू बढ़ना क्यों है? क्योंकि आज सेंट्रल बैंक्स भी बाइंग कर रही है, जो भी टेंशन है वो बढ़ने। हाँ, डर जरूर लगता है, लेकिन देखिए गोल्ड को टाइमिंग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे पिछले साल हमारे यहाँ पे बजट में एडजस्टमेंट आया, 75,000 वाला सोना एक ही झटके में 66,000 आ जाता है। बट 66,000 में लिया गया नहीं, हम सोचते और नीचे आएगा, या चलो 2 महीने पुराना ही चलते हम लोग। सोना 99,000 का भाव छुआ और छूते ही सीधा 90,500 तक आ गया। लिया गया नहीं, तब हम सोच रहे थे कि और नीचे आएगा ना। तो मुझे लगता है मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। जैसे हम इक्विटी मार्केट में हम क्या करते हैं, हम SIP करते हैं, बट एक्चुअल में वो SIP का नाम बदल देना चाहिए। उसका नाम होना चाहिए GIP। हाँ, SIP का नाम होना चाहिए सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान या गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए हमारे रीति रिवाज में सोने का महत्व कितना है कि साल में 2 बार, अक्षय तृतीया और धनतेरस, हमारे रिचुअल में है कि आपको सोना और चांदी लेना ही लेना है, तभी आपकी बरकत आएगी या ग्रोथ होगा, प्रॉस्परस होगा। तो हमारे रिचुअल में पहले से बना हुआ है कि आपको साल में 2 बार तो लेना है। बट आप सोचिए अगर साल में आप 12 बार हर भाव में लोगे तो पिछले 1 साल में सोने ने, अगर पिछले 1-1.5 साल का व्यू लेऊँ मैं, तो नीचे में हमने 66,000 भी देखा है, ऊपर में 1 लाख भी देखा। आप खाली कैलकुलेट करके देखिए, हर महीने अगर आप सोना ले रहे हो तो आज आपको 1 लाख के भाव का एवरेज नहीं आएगा, आपका जो एवरेज रहेगा करीबन 90-92 का रहेगा। तो कहने का मतलब है आपको एक रिचुअल, एक स्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा कि जैसे हम इक्विटी में SIP करते हैं या अगर EMI भर रहे हैं तब जाकर एक गोल अचीव होता है कि 20 साल में ये घर मेरा होगा, तो वैसे ही आपका EMI और SIP के साथ साथ GIP होना चाहिए कि हर महीने मुझे कुछ सोना लेना है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो रिटर्न भी मिलेगा, सेफ्टी भी मिलेगी, सिक्योर भी मिलेगा। आपने तो मुझे डर के बारे में भी पूछ लिया, रिटर्न के बारे में भी पूछ लिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि हर महीने हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए था, तो आप कैसे इसको फैसिलिटेट करते हो? क्योंकि बहुत बार पैसे की तंगी होती है, तो मैं कितना मिनिमम अमाउंट डाल सकता हूँ और किस तरीके से आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ? सर, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने बरकत की बात करी कि 2 बार अक्षय तिथि है और धनतेरस पे अगर आप लेते हैं तो हम तो बोलते हैं आपका हर एक महीना एक बरकत है और एक प्रॉस्परस हो। तो जो आप GIP की बात करिए, हमारे पास गोल्ड सिप है, जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आप कम से कम 500 रुपये से हर एक महीना कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इक्विटी में सिप करते हैं सिस्टमेटिक, एक निर्धारित अमाउंट आपके अकाउंट से हर महीने मुझे 500 डालना पड़ेगा, बैंक से डायरेक्ट कट जाएंगे? बैंक से ऑटो डेबिट होगा। जो नैश से, जैसे आपका इक्विटी में SIP होता है, जो SIP करते हैं या नैश आप करते हैं EMI का, वो आप एक निर्धारित दिन डेट जो चूज़ करते हैं उसमें वो आपका डेबिट हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी आप अपना एक ऑटो डेबिट डेट सेट कर सकते हैं और उस दिन पैसा कट के आपको गोल्ड एलोकेट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये सारा चीज़ ऑटोमेटेड है, टेक्नोलॉजी के थ्रू है।
तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आप 10 मिनट में ACH को रजिस्टर कर सकते हैं और करके अपना डेट फिक्स कर सकते हैं किसमें, एंड एज लो एज 500 रुपये। तो हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान भी हमारे प्लेटफॉर्म पे है। ये हम चाहते हैं कि लोग इसको यूज़ करें, क्योंकि एसेट एलोकेशन की जहाँ तक बात होती है, या तो लोग गोल्ड वाले ही फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। आज आप देखिए ETF हो गया या मल्टी कैप आपने बोला, उसमें एक निर्धारित परसेंटेज होता है जिसमें, और हम बोलते हैं कि आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें और SIP के थ्रू गोल्ड इकट्ठा करें, ताकि आपको गोल्ड का फील आए कि आपके पास गोल्ड है। जिस दिन भी आपके पास 1 ग्राम का पैसा हुआ थ्रू एन SIP, आप फिजिकल मंगाना चाहें तो अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि मैं डायरेक्टली गोल्ड में पैसा लगाऊं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पहले म्यूचुअल फंड में हमारे पास खाली लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप हुआ करता था, बट पिछले 5 सालों में चीज़ें चेंज हुई, जहाँ पे मल्टी कैप करके आया कॉन्सेप्ट, और जहाँ पे 20% का एलोकेशन हमने इक्विटी से निकाल कर सोने चांदी में डाला है। इससे बेनिफिट ये हुआ कि जब भी ऐसा वॉर जैसा सिचुएशन, कोविड जैसी सिचुएशन हुआ, तो इक्विटी में गिरावट है। और इक्विटी क्यों गिरता है? डर के मारे, और डर सोने को बढ़ाता है। तो ये चीज़ तो प्रूवन हो चुकी है कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में अगर सोना 20% रहता है तो इक्विटी का भी मज़ा मिलेगा और सोने का भी, क्योंकि जब इक्विटी टूटेगी, अब आप देख लीजिए पिछले साल भर से इक्विटी स्टैग्नेंट हो गई और पिछले साल भर में सोना 40% बढ़ गया। और अब जो आपने बताया वो बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि अब मैं डायरेक्टली फंड में तो डाल सकता हूँ, म्यूचुअल फंड में, लेकिन डायरेक्ट सोना भी लेना है तो मैं डायरेक्ट सोना भी ले सकता हूँ। बट मेरा मानना है कि यस, आपके पोर्टफोलियो में करीबन 20% सोना होना ही चाहिए, क्योंकि अब तक सोने को एज ए रिटर्न हमने कभी देखा ही नहीं है, एज ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू कभी नहीं देखा। हमने देखा है कि सोना एक हम बोल सकते हैं इमोशनल असेट है, कि मेरे घर में शादी है, उसमें मेरे को गहना मिला, मैं रखूँगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट जब मैं देखता हूँ तो यस, जो बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वैसा ही सोना अब रिटर्न भी दे रहा है। और ख़ास बात करके हम एंट्री और एग्जिट बहुत ज़्यादा सुगम है। अच्छा, इसी को जब मैं एंट्री एग्जिट की बात करता हूँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैंने निवेश कर लिया, अभी आपने बताया भी है कि मैं एज लो एज 500 रुपये भी डाल दिया, मैंने जमा कर लिया। बट मेरे को जैसे सोना हमेशा याद आता है कि बुरे वक्त में सोना ही एक ऐसी असेट क्लास है जो मैं बेच सकता हूँ और इंस्टेंट कैश कर सकता हूँ, या जब भी निकालना है तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप हमारे ऐप को देखेंगे, बटुक ऐप को, उसमें बाई, सेल और डिलीवरी उसके आइकन्स हैं। तो आपने अगर 500 या 1000 रुपये करके इकट्ठा किया तो वो आपके लॉकर में गोल्ड दिखेगा, कितना गोल्ड है, और उसका वैल्यू भी दिखेगा कि क्या वैल्यू है आज का। आप अगर कल को उस वैल्यू को, आप पैसे को इनकैश करना चाहते हैं, कोई परेशानी आई, पैसे की ज़रूरत हुई, तो लोग या तो बोरो करते हैं अपने रिलेटिव, जान पहचान वाले से, या फॉर्मल स्ट्रक्चर में बैंक के पास या NBFCs के पास जाते हैं। आज आपके पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने इकट्ठा करके 50,000 रुपया जमा किया, उसमें आपको 5,000 ज़रूरत है, 2,000 है, 10,000 है, आप पार्ट विड्रॉवल म्यूचुअल फंड के जैसा भी इसमें हमने रखा है। देखो, यूनिट करना पड़ेगा या अमाउंट करना पड़ेगा, दोनों ही ऑप्शन है। जैसे ही आप अमाउंट, आपने 50,000 में से 10,000 रुपया सेल किया, तो आपका 10,000 रुपया टोटल वैल्यू में से कम होगा, उतना ही वैल्यू उस दिन के हिसाब से गोल्ड के जो लॉकर में आपके स्टोर्ड हैं वो कम। तो मुझे यूनिट की गिनती करने की जरूरत नहीं है, जितने मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं अगर क्लिक करूंगा तो वो मेरे मिल जाएगा। क्यों हमने ऐसा रखा है? क्योंकि आपको एडवांटेज मिल रहा है। आपने 50,000 निवेश किया और 10% का रिटर्न है अगर, तो आज के डेट में आपका 55,000 वैल्यू हो गया। आपका विड्रॉल 55,000 पे हो रहा है पार्ट, तो आपने 10,000 निकाला तो एक्चुअली 5,000 रुपये आपके कैपिटल में से गए, 5,000 आप अपने प्रॉफिट, जो गोल्ड की बढ़ोतरी हुई प्राइस में, उसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो एज लो एज आप 500 रुपये भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्रू ऐप है, और ऐप में घर बैठे बैठे अपने सोफे पे बैठ के या अपने बेड पे सोते हुए आप 12 बजे रात को भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। T+1 में वो अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर ये T+1 है, अगर आप 8 बजे रात के बाद करते हैं तो आपको, क्योंकि आपको पता है आपने 11-12 बजे किया, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग नहीं है हमारे पास कि मेरे को रिफाइनरी से कितना निकालना है, पैसे कितने देने हैं, तो सारा इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर करेगा। तो सॉफ्टवेयर ये अगले दिन करेगा, तो वो आपको दूसरे दिन पैसा आपके अकाउंट में, जो अकाउंट रजिस्टर्ड है आपके ऐप में हमारे थ्रू, बटुक के थ्रू,
उसमें पैसा डायरेक्टली आपका क्रेडिट हो अच्छा, आपने ये सेल वाली तो बात बताई, बट उसमें आपने कुछ वर्ड बोला था डिलीवरी, वो क्या चीज़ है? बेसिकली हमने एक आइकन दिया डिलीवरी का। आपने जैसे 50,000 रुपये इकट्ठा किया और अब आपको लगता है कि मुझे 10 ग्राम या 2 ग्राम या 1 ग्राम गोल्ड ले लेना चाहिए, उसमें हमारा डिलीवरी ऑप्शन है। आप डिलीवरी पे क्लिक करेंगे, आपने हाइपोथेटिकली 1 ग्राम चूज़ किया। 1 ग्राम का आज का भाव है 10,000, 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, 999 की। क्लिक करें, आप 10,000 रुपये आपके उसमें से माइनस होके आपको 7 वर्किंग डे में ये डिलीवरी आपको कॉइन का आपके घर पे इंश्योर्ड एंड OTP वेरीफाइड मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने लास्ट टाइम बताया, तो ये खाली मुझे कॉइन ही मिलेगा या कुछ ज्वेलरी की भी ऑप्शन अवेलेबल है? आपको वॉलेट से अगर पैसा निकालना है जो लॉकर में है तो आपको कॉइन लेना पड़ेगा। आप अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ज्वेलरी को आपको एनकैश करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि GST, क्योंकि आज जब मैं फिजिकल लेता हूं तो उस पर GST भी लगता, तो इसमें कुछ रियायत है GST में, लगेगा इसमें? नहीं सर, ये तो मतलब सरकार को देना है GST। तो जब आप खरीदते हैं तो इसमें चाहे 1 रुपये का खरीदें या 1 करोड़ का खरीदें, 3% आपको पता है GST है इसमें, तो हम इसमें GST देना। मतलब जो रेट मेरे को मिल रही है वो GST लगकर ही मेरे को, जो आप खरीदेंगे तो आपको GST एक्सक्लूडिंग है, मतलब GST उसके ऊपर देना पड़ेगा आपको। सर आने वाले 5 साल आगे फ्यूचर, आप गोल्ड सिल्वर का भविष्य कैसे देखते हैं और क्या कुछ अनुमान आप लगाना चाहेंगे प्राइस के? क्योंकि मैं जब जाता हूं, क्योंकि लोग मुझे समझते हैं कि मैं गोल्ड में ही डील कर रहा हूं तो प्राइस के बारे में, तो कुछ आप भविष्यवाणी करेंगे कि आगे 5-10 साल में आपको गोल्ड सिल्वर कैसा लगता है और ये मतलब कैसे एसेट करने वाला है? अगर अब तक देखें तो सोना अभी तक अंडर परफॉर्मिंग रहा है, बिकॉज सोने की जो वैल्यू है ना, अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत अंडर वैल्यूड है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो कभी भी कोई लड़ाई होती है तो सबको सेफ हेवन में गोल्ड ही नज़र आता है। तो हमने देखा रशिया यूक्रेन के समय से ही सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि अपने जो रिजर्व्स है डॉलर के वो कम किए, बिकॉज आज आप समझ के चलिए कि मैंने एक डेटा देखा था, पिछले 700 सालों में कोई भी करेंसी की जो हेजमनी होती है वो 100 साल की ही होती है। हमने स्पेन देखा, पोर्चुगल देखा, फिर हमने ब्रिटेन देखा, 100 साल तक राज किया। अब आप ताजुब करोगे कि US डॉलर 100 साल का हो चुका है। अब अगली करेंसी कौन सी? चाइना, इंडिया में भी कोई भी, लेकिन अब हम ये लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि अगली करेंसी कौन सी है। इसके लिए सोना बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक फाइट आएगी तब तक कुछ होना तो चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सोने में एक बाइंग बढ़ रही है। रिटर्न की अगर बात करें तो मुझे लगता है एक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, वो सोने को सपोर्ट कर रहा है। सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है। डी डॉलराइजेशन की जितनी भी इकोनॉमी है अब डॉलर से दूर भाग रही है, इसके लिए सोने में बाइंग चल रही है। तो अब तक तो बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, सोना कभी भी परसेंटेज करेक्शन नहीं देता। मतलब जैसे इक्विटी में हम देखते हैं ना, 20% टूट गया, 30% टूट गया, या कोई इंडिविजुअल स्टॉक है 50% टूट गया, सोने में कभी ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। सोने में आता है टाइम करेक्शन। तो अगले 5 साल में मुझे लगता है कि यस, सोने में एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है, रैली आगे भी रहेगी, बट अगले 6-8 महीना साल भर एक टाइम करेक्शन आ सकता है। वो एक लेने का बहुत अच्छा मौका रहेगा SIP के द्वारा अगर हल्के हल्के ले। बट अगले 5 साल में मुझे लगता है कंसिस्टेंटली सोना जो 12-15% का एक एवरेज मैं मानता हूँ रिटर्न मिलना चाहिए, वो आएगा। लेकिन चांदी की अगर बात करें तो मुझे लगता है चांदी का अब रोल चेंज हो चुका है। सोने के साथ साथ तो चलेगी, बट इंडस्ट्रियल डिमांड के तौर पे भी चल रही है। तो मैं अगर देख रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, लोगों का रुझान चांदी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको देखने का एक मापदंड है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 सालों में 30 के नीचे नहीं गई है और ऊपर में 90 के ऊपर नहीं गई है। हाँ, कोविड के समय में 126 और अभी 107 तक गया था। अब ये रेशियो अगर नीचे की तरफ देखिए, रेशियो कब बढ़ता है? जब सोने का भाव बढ़ता है। सोने का भाव कब बढ़ता है? जब जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है। इसके लिए अब तक ये रेशियो बढ़ी। अब अगर ये रेशियो नीचे आता है तो सोने में ठहराव आ सकता है, लेकिन चांदी में एक बड़ा जंप। तो अगले 5 साल तो बहुत दूर है, मुझे लगता है चांदी डबल भी हो सकती है अगले 2.5 से 3 साल में। तो मेरा रुझान अभी भी है कि सोने चांदी में लॉन्ग टर्म व्यू बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कुछ समय में ऐसा होगा कंसोलिडेशन दिखाई दे, वो होना भी चाहिए, बट ओवरऑल अगले 5 साल
काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत, और इंडिया तो वैसे भी सोने चांदी का प्रेमी है, तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा रहेगा क्योंकि रुपया है, काफ़ी फैक्टर्स। बट ओवरऑल अगला 5 साल मुझे लगता है सोना थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा इतनी बड़ी रैली के बाद, बट चांदी ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी। अजय जी, मैं इस सवाल को थोड़ा डायरेक्ट लेना चाहता हूँ। आपने चांदी की तो बात करी डबल, तो क्या आप दाव लगाना चाहेंगे कि अगले 2-3 साल में सोना भी डबल हो सकता है? देखिए, चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है, ज़रूर हो जाएगा, लेकिन सोने में मुझे लगता है कि जो डबल डिजिट रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ कि 12-15% से एनुअली ग्रो करेगा, तो स्लो एंड स्टडी बढ़ेगा, क्योंकि अब आगे जाके लड़ाई ख़त्म होती है, सेंट्रल बैंक की बाइंग थोड़ी ठहरती है, तो हो सकता है डबल, मुझे नहीं लगता। बट हाँ, यहाँ से आपको जो कंसिस्टेंटली डबल डिजिट के रिटर्न अब तक जो देखे हैं, वहाँ पे मुझे लगता है 10-11 मिलेगा। बट चांदी में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। अब तक तो आपने मेरे से रिटर्न के बारे में पूछा, 5 साल का व्यू देखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप डिजिटल गोल्ड के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इंडिया में आप कैसे देखते हैं डिजिटल गोल्ड का कंजम्पशन या फिर जागरण, जो आपका गोल है या एम है, वो कैसे देख रहे हो अगले 5 सालों में? अजय जी देखिए, जब हमने कंपनी में थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा 2 मिनट, जब हमने 2 साल पहले कंपनी लॉन्च किया था, आइडिएशन कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, तो एंड व्हाट बटुक इज़ ट्राइंग टू सॉल्व एज अ प्रॉब्लम। तो हमने ये देखा कि क्योंकि सोने का भाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो लोगों को एक्सेसिबिलिटी नहीं था कि भाई वो छोटे रेट में, या रेट नहीं बोलूँगा मैं, छोटे अमाउंट में वो गोल्ड ले पाएँ। तो हमने बटुक के थ्रू ये किया कि भाई आप 100-500 में भी ले सकते हैं। और हमारा मॉडल अगर आप देखेंगे, इसीलिए क्योंकि तब मैं तो आज के डेट में, अगर कंपनी बड़ी भी होगी तो 10,000 लोग, डिजिटल है तो 10,000 लोग नहीं रखूँगा, कॉन्सेप्ट ही डिफाई हो जाएगा डिजिटल का, वेल्थ टेक का। तो हमारा ये मानना है कि हम ये B2B इसलिए कर रहे हैं। आज आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइज़र्स और LIC, या आप जैसे बोलें पुराने ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के लोग घर घर तक जाके उन्होंने दिया है प्रोडक्ट को, गोल्ड बेचा है, मैं तो ये बोलूँ, सॉरी, प्रोडक्ट बेचे हैं। तो इसलिए हम B2B करने का हमारा मकसद यही है कि हम गांव तक पहुँचें, क्योंकि आज देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी LIC देखिए गांव तक भी पहुँची हुई है। तो हम बोलते हैं कि हम इसलिए B2B कर रहे हैं ताकि हम अपने कंपनी में लोगों को, पार्टनर्स को जोड़ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा हाई कॉस्ट चैनल होता है बेचने के लिए, बट हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति इस भारत में, इसीलिए हमारी कंपनी का नाम भारत बटुक है। तो हम जो भारत बटुक में, हम भारत के हर एक व्यक्ति को गोल्ड का जो सपना होता है उनका, या सिल्वर लेने का जो सपना है, वो उनको पूरा कर सकते हैं 100, 200, 500 रुपये में। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा जब हमने लॉन्च किया था, और हम हर एक लेवल के लोगों को बोलते हैं आप आइए, डिजिटलाइजेशन का दौर है, उसका क्यों ना आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्जिन्स अगर आप डायरेक्ट ख़रीदते हैं तो स्क्वीज़ होता है और कस्टमर को, इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है। अजय जी, मुझे लगता है जो हमने 1 घंटे आपके साथ बिताया और आपके से जो ज्ञान लिया डिजिटल का, गोल्ड का, सिल्वर का, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो मिलते रहते हैं लोगों से, लेकिन आप जैसे जो धुरंधर हैं, 25 साल इसी सब्जेक्ट मैटर पे आपने अध्ययन किया है, काफ़ी काम किया है, और कई बार मैंने देखा है आपकी जो भविष्यवाणी होती है वो भी सही होती है, आपके जो आप लोगों को जो सजेस्ट करते हैं वो भी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी काम आएगा हमें, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस एपिसोड को देखेंगे, मुझे लगता है उनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम दोनों इस मंच पे मिले और अवेयरनेस हमने फैलाया, और आगे भी हम लगता है कि मैं चाहूँगा कि आपसे जुड़े रहें और ऐसे सेशंस करते रहें। बिल्कुल संजय जी, आज मैंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लगा कि जो मेरी क्वेरी थी उनको भी बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशंस मिले आपसे बात करके, समझ करके। देखिए, इंडिया में मैं गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट देखता था, बट जिस ढंग से आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म को बनाया है और बारीकी देखी है, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ की लर्निंग मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है जी, थैंक यू, नमस्कार।